देखो, जिन बच्चों ने ना लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी, तो मैं बिल्कुल एक स्मॉल इंट्रोडक्शन दूंगा कि अभी तक हमने थोड़ा सा चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है फ्रॉम द बिगनिंग। तो थोड़ा सा ध्यान से समझना। प्लस द नेम ऑफ द चैप्टर इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मतलब, सर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल? फंडामेंटल मतलब बेसिक। बेसिक मतलब कि इस चीज को तो जरूरत है ही है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। हमने डिस्कस किया कि मान लो कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट आपको लिविंग रहना है, आज से अभी तक शाम तक खाना नहीं मिलेगा, क्या जिंदा रह पाओगे? यस। पानी नहीं मिलेगा तो क्या जिंदा रह पाओगे? यस। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो नहीं। तो सर वो बेसिक नीड है कि उसकी तो रिक्वायरमेंट है ही है। तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की हमारी जो लाइफ की सबसे छोटी सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है वो क्या है? सेल। कि जो भी ऑर्गेनिज्म वी आर टॉकिंग अबाउट, विच एवर ऑर्गेनिज्म, सपोज ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, कैट, डॉग, कोई भी हो, दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल्स। किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने। हमने एक छोटा सा एग्जांपल से डिस्कस किया था। हमने हमारे घर का एग्जांपल लिया था कि जब हम बात कर रहे हैं तो जो हमारा होम है या हाउस है वो किससे मिलकर बना है? रूम से मिलकर बना है। रूम्स किससे मिलकर बने हैं? वॉल से मिलकर बने। और वॉल्स किससे मिलकर बनी है? ब्रिक से मिलकर बनी है। तो मैंने कहा कि ब्रिक क्या है? ब्रिक इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। ब्रिक क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट। यानी अगर हम हमारे घर के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मैंने कहा ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये किस पे बेस्ड है? ब्रिक पे बेस्ड है, राइट। इसी तरीके से जब हम हमारी बॉडी की बात करते हैं, हमारी बॉडी यानी जब हम बात करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, तो बच्चों एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम। क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम है अलग अलग काम करने के लिए। अब मैंने कहा एक कोई भी सिस्टम पकड़ लेते हैं, मैंने कहा डाइजेस्टिव सिस्टम। आप मुझे बताओगे डाइजेस्टिव सिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ईसोफेगस द फूड पाइप, माउथ, टीथ, ये सब डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट है ना, डाइजेशन में मदद करते हैं। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम है, जो ऑर्गन सिस्टम है वो किन चीज़ों से बना होता है? द ऑर्गन सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गन्स। जो ऑर्गन सिस्टम है ये किस चीज़ से बना है? ये ऑर्गन से बना है। Yes, so we were discussing about कि when we are talking about an organism, तो बच्चों एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग क्या है? ऑर्गन सिस्टम। अगर एक सिस्टम की बात करें तो एक सिस्टम में छोटे छोटे क्या है? ऑर्गन्स। क्या है? ऑर्गन्स। मैंने कहा क्या ऑर्गन से छोटा भी कुछ होता है? मैंने कहा यस। ऑर्गन से छोटा लेवल क्या है? टिश्यू। क्या है? टिश्यू। और टिश्यू से छोटा लेवल क्या है? सेल। यानी सेल इज द स्मॉलेस्ट लेवल। सेल इज द स्मॉलेस्ट लेवल। अब हो क्या रहा है कि एक एक सेल है बॉडी के अंदर, बहुत सारे सेल एक साथ मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू एक साथ मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? ऑर्गन्स। बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम। और अलग अलग ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना रहे हैं? पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म। तो मैंने कहा कि सर अगर ऐसा है तो जो सेल का साइज है वो साइज कैसा होना चाहिए? मैंने कहा द साइज ऑफ सेल इज सो स्मॉल कि सेल का साइज बहुत छोटा है, इतना छोटा दैट इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। आप नेकेड आइज से इसे देख भी
नहीं सकते। सर मेरे मन में एक डाउट आया, मैंने कहा सर व्हेन सेल इज सो स्मॉल दैट इट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, देन व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू स्टडी अबाउट इट। भाई जब इतना ही छोटा है कि जब हम इसको देख ही नहीं सकते तो इसके बारे में पढ़ने की जरूरत क्यों है, बताओ। बोलो बोलो। नो आइडिया। सर द रीजन इज हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से। जब तक हमें सेल के बारे में नहीं पता होगा, क्या हमें हमारी बॉडी के बारे में पता होगा? नहीं। तो जब जिन चीज़ से मिलकर हमारी बॉडी बनी है, हम जिसके थ्रू पूरी ज़िंदगी कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, अगर उन्हीं के बारे में नहीं पता होगा तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए सेल के बारे में पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हम सेल के बारे में पढ़ेंगे, अलग अलग कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो मैंने कहा सर व्हेन सेल इज सो स्मॉल कि दिख ही नहीं रहा, भाई एक ऐसी चीज़ है जो दिख ही नहीं रही, तो इसे डिस्कवर कैसे किया, किसने किया, क्या किस चीज़ का यूज़ करके किया, तो ये सारे सवाल हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। मैंने कहा सर सेल के बारे में थोड़ी सी और बातें बताओ फिर डेफिनेशन पे आना। तो मैंने कहा बच्चों हमारी बॉडी का जो भी फंक्शन है, फंक्शन जैसे सर एक फंक्शन है मूवमेंट। कैसा फंक्शन है? मूवमेंट। तो मूवमेंट के लिए मसल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? मसल सेल्स। सर एक हमारी बॉडी का फंक्शन है इंफॉर्मेशन को ट्रैवल कराना, कि सर आपने क्या करा, आपने ना किसी चीज़ को टच किया, वो चीज़ ना बहुत ठंडी है, किसको पता लगा? ब्रेन को पता लगा। कौन लेकर गया इंफॉर्मेशन? नर्व सेल। कौन लेकर गया? नर्व सेल। तो यानी हर एक काम के लिए अलग अलग सेल्स हैं, अलग अलग सेल्स हैं। तो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस, सारे स्ट्रक्चर कि हम छोटे दिखेंगे, बड़े दिखेंगे, पतले दिखेंगे, मोटे दिखेंगे, और अपीयरेंस ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेल। तो पढ़ते हैं जरा डेफिनेशन। मैंने कहा था सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन आता है कि सेल को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? तो द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन इट परफॉर्म्स आर डिसाइडेड बाय द सेल। कि कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, वो कैसे फंक्शन परफॉर्म करेगा, कौन डिसाइड करेगा? सेल। मैं एक छोटी सी बात पूछता हूँ आपसे, एक छोटा सा बैक्टीरिया और एक ह्यूमन बीइंग, क्या ये दोनों सेम फंक्शन परफॉर्म करते होंगे? नहीं सर। फर्क क्या है? सर बैक्टीरिया में अलग सेल्स और ह्यूमन बीइंग में अलग सेल्स है, तो दोनों के फंक्शन भी अलग अलग, तो सेल के अकॉर्डिंग ही फंक्शन डिसाइड होंगे। अब डिस्कवरी, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे स्टार्टिंग में कि सेल किसने डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवर किया था। काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे मन मारकर, तो इसको ध्यान से देखेंगे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल्स, so they are saying that Robert Hooke, who was a scientist, discovered the cell in 1665. So it was the year 1665 when Robert Hooke discovered cell. Now how he discovered the cell? He used a cell design microscope. Now what is a microscope? Class, microscope is a device which magnifies the objects. वो ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर कैमरा, हमारे कैमरा में जूमिंग का फीचर होता है 2x, 3x, 5x, 10x, राइट? So a microscope has a zooming feature up to lakhs, कि 2 लाख टाइम्स जूम करेगा, 3 लाख टाइम्स जूम करेगा। सो इतना जूम करता है तो हम छोटी सी चीज़ को भी देख सकते हैं। और ये जो माइक्रोस्कोप था ये सेल्फ डिज़ाइन था, यानी इन्होंने खुद ने ही वो माइक्रोस्कोप को क्या किया था? डिज़ाइन किया था। तो इन्होंने क्या किया? ही यूज्ड ए सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप टू एग्जामिन द कॉर्क ऑफ अ ट्री। व्हाट इज अ कॉर्क ऑफ अ ट्री? व्हेन अ ट्री ग्रो ओल्ड, तो एक ट्री के ऊपर ना, जैसे पहले एक छोटा ट्री है, जवान ट्री है, तो उसका जो आउटर मोस्ट लेयर होता है वो लाइट ब्राउन कलर का होता है। लेकिन जब ट्री बूढ़ा हो जाता है, बहुत पुराना हो जाता है, तो उसके ऊपर एक डार्क ब्राउन कलर की कवरिंग आ जाती है, जिसे आप ऐसे हाथ से पकड़ के खींचो ना तो भी टूट जाती है। दैट इज नोन एज कॉर्क ऑफ अ ट्री, ये बार्क भी बोलते हैं इसे। तो इसने क्या किया? वो कॉर्क ऑफ अ ट्री लिया, उसे माइक्रोस्कोप के अंडर रखा और माइक्रोस्कोप में उसे एग्जामिन किया। जैसे ही उसने माइक्रोस्कोप में एग्जामिन किया तो बच्चों उसे ना कुछ ऐसे से स्ट्रक्चर नजर आए, कुछ ऐसे से स्ट्रक्चर उसे नजर आए। अब ऐसे से स्ट्रक्चर को उसने कंपेयर किया स्मॉल रूम से। किससे कंपेयर किया? स्मॉल रूम से। ये तो कमरे जैसे स्ट्रक्चर लग रहे हैं, ये तो रूम जैसे स्ट्रक्चर लग रहे हैं। इनकी लैंग्वेज में स्मॉल रूम्स को क्या कहा जाता था? सेल। क्या कहा जाता था? सेल। इनकी कौन सी लैंग्वेज थी? लैटिन लैंग्वेज थी, ठीक है। तो इनके स्मॉल रूम्स को कहा जाता था सेल। तो क्योंकि ये छोटे कमरे जैसे लग रहे थे तो इसने इसका नाम क्या रख दिया? सेल। ये बात सबको समझ में आ रही है? ठीक। तो इन्होंने 2-3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। पहला,
Who discovered cell? Robert Hooke. When he discovered cell? 1665. By using which instrument? By using a self-designed microscope. By what he observed under the microscope? तो he observed cork of a tree. क्या इसने क्या ऑब्जर्व किया था? कॉर्क ऑफ अ ट्री को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, तो अब सेल डिस्कवर हो चुका है। अब बात आई विजिबिलिटी कि सर डिस्कवर तो हो गया लेकिन दिखता कैसे? तो मैंने कहा सेल्स आर जनरली सो स्मॉल, जनरली वर्ड यूज करा है, सेल्स आर जनरली सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, कि इन्हें नेकेड आइज से हम देख भी नहीं सकते। किसी ने बोला कि सर ऐसा हो सकता है क्या कि कोई एक सेल ऐसा हो जिसे हम नेकेड आइज से देख सकते हो? बताओ। या मैं आपसे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूं, द लार्जेस्ट सेल, इस दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा सेल होता है? पढ़ा दिया जाता है 7th 8th तक। द लार्जेस्ट सेल एवर एग्जिस्ट इज एन ऑस्ट्रिच एग। जो ऑस्ट्रिच का एग होता है, अंडा होता है, ऑस्ट्रिच देखा सबने, वो पक्षी तोड़ नहीं सकता है, बड़ा सा पक्षी होता है। ठीक है, जो उसका एग होता है दैट इज द लार्जेस्ट सेल एवर एग्जिस्टेड। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि वैसे तो सेल्स आर जनरली सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज, की नेकेड आइज से दिखाई नहीं दे रहे। जनरली वर्ड इसलिए यूज करा क्योंकि कुछ सेल्स ऐसे हैं जो नेकेड आइज से दिखाई दे सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच का एग। नाउ कम्स द सेल थ्योरी। देखो सेल थ्योरी इज इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि अभी तक जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग रॉबर्ट हुक ने जो सेल ऑब्जर्व करे थे वो किस में ऑब्जर्व करे थे? तेज बोलो। नहीं, कौन से चीज को देखा था उसने? कॉर्क ऑफ अ ट्री। यानी अभी तक ना सिर्फ प्लांट्स की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? प्लांट्स की बात चल रही है। इट वॉज द फर्स्ट टाइम सेल थ्योरी कि जब हमें ये पता लगा था कि सेल सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में नहीं होते, एनिमल्स में भी होते हैं। ह्यूमन बींग्स को हम एनिमल्स के अंदर ही कैटेगराइज करते हैं, 9th 10th में, याद रखेंगे बात को। ठीक है, तो व्हाट इज सेल थ्योरी? पहली बात तो सेल थ्योरी किसने दी थी? प्रपोज्ड बाय बायोलॉजिस्ट स्क्लैडन एंड सचुअन। स्क्लैडन एंड सचुअन, ये दो साइंटिस्ट थे। दे गेव सेल थ्योरी, और इन्होंने सेल थ्योरी में क्या कहा? स्टेटिंग दैट एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल, कि इस दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, चाहे बड़े से बड़ा डॉल्फिन हो, सब के सब दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल। किससे मिलकर बने हैं? सेल से मिलकर बने हैं। दिस वाज सेल थ्योरी एंड इट वाज गिवन बाय स्क्लैडन एंड सचुअन। नाउ सेल थ्योरी तो हो गई। अब हम काफी बार एक सवाल सुनते हैं, पहले मुर्गी आई या अंडा आया। ठीक है, इसी तरीके से सर ये सेल कहाँ से आ रहे हैं? तो मैंने कहा कि एक सेल कुछ इस तरीके से, बाइनरी फिजन इन अमीबा सबने पढ़ा होगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। क्या होता है? ये सेल का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इस तरीके से क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और जब सेल का स्ट्रक्चर चेंज होता है उसके थोड़े समय बाद ये सेल क्या होता है? दो पार्ट्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो पहले कितने सेल थे? एक सेल। अब कितने हो गए? दो। क्या नए सेल बने या नहीं बने? बिल्कुल। यानी ये सेल क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है। तो सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन की हेल्प से नए नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, तो मैं ये बात कह दूं कि जो भी नया सेल बनेगा, जो भी नया सेल बनेगा, ये पहले से कोई सेल होगा उसी की हेल्प से बनेगा, उसी की हेल्प से बनेगा। मैंने बोला आज मैं चाहता हूँ इस दुनिया में ना एक नया ह्यूमन बींग आ जाए। तो नया ह्यूमन बींग क्या आसमान से टपकेगा? नहीं, दो ह्यूमन बींग्स होंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे तो एक नया ह्यूमन बींग बनेगा। सही बात है। तो मैंने कहा कि ऑल द ह्यूमन बींग अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग ह्यूमन बींग। जैसे तुम हो, तुम किन्स की वजह से हुए? अपने पेरेंट्स की वजह से हुए। वो पहले से एग्जिस्ट करते तभी तो तुम हो पाए। सोचो पेरेंट्स नहीं है, तुम एग्जिस्ट करोगे? नहीं, राइट। तो यही बात इन्होंने यहाँ बोली। इन्होंने क्या कहा? विर्चो ने सेल थ्योरी को थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन किया। विर्चो एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने सेल थ्योरी को आगे एक्सप्लेन किया और इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा दैट ऑल द न्यू सेल्स, जो भी नए सेल्स होंगे, अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बच्चों, प्री एग्जिस्टिंग का मतलब पहले से एग्जिस्ट करना। तो जो भी नए सेल्स होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। दिस वाज विर्चोज एडिशन इन द सेल थ्योरी। यहाँ तक सबको बात क्लियर है? ठीक है। अभी तक हमने जो देखा, हमने जब ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करी, जब प्लांट्स के बारे में बात करी,
तो हमने देखा कि जब भी हम सेल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा सा दिखाई दे रहा है, यानी एक सेल अकेला नहीं है, काफ़ी सारे सेल एक साथ हैं, काफ़ी सारे सेल्स एक साथ हैं। तो अब हमारे मन में ना थोड़ा थोड़ा डाउट आने लगा। क्या डाउट आने लगा कि सेल क्या सर हमेशा ग्रुप बना के रहते हैं? मुझे लगा हो सकता है कि यस सर, सेल हमेशा ग्रुप बना के रहते हो। लेकिन धीरे 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 जब मॉडर्न टेक्निक्स डेवलप हुई और नए नए डिवाइसेस हमारे पास आते गए, तो एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था ल्यूवेन हॉक। क्या नाम था? ल्यूवेन हॉक। इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि सर कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी एक अकेला सेल होता है और एक अकेला सेल सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है। यानी जब फूड को इनटेक करना होगा वही करेगा, फूड जो वेस्ट होगा उसे एक्सक्रीट आउट करना पड़ेगा तो भी वही करेगा, अंदर कुछ ट्रांसपोर्टेशन करना है तो भी वही करेगा। यानी एक अकेला सेल सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करेगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं जिसके अंदर एक अकेला सेल होता है, सिर्फ एक ही सेल होता है, उस ऑर्गेनिज्म को क्या बोला जाता है? यूनिसेलुलर। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि सेल हमेशा ग्रुप में रहते हैं। ल्यूवेन हॉक डिस्कवर्ड द फर्स्ट फ्री लिविंग सेल। फ्री लिविंग सेल मतलब एक ऐसा सेल जो फ्रीडम से अकेला रह सकता है, जिसको ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। और ये कब डिस्कवर किया था? इन 1674। कहाँ पे किया था? पॉन्ड वाटर में, यानी पानी के अंदर उन्होंने देखा एक अकेला सेल। उन्होंने माइक्रोस्कोप पानी लिया थोड़ा सा और अंडर माइक्रोस्कोप रखा उसे, और उसे जब मैग्नीफाई करके देखा तो पता लगा कि इसके अंदर तो एक ऐसा सेल है जो अकेला ही एग्जिस्ट कर सकता है। तभी हमने पढ़ा कि कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। तो हमने इसी बेसिस पर ऑर्गेनिज्म को दो टाइप में वो कर दिया, डिवाइड कर दिया। हमने कहा कि दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। मैंने कहा व्हाट इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स दैट परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शंस इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली का मतलब क्या है सर? मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने बोला अपना ना राइट हैंड ऊपर करो, करके बताओ। वेरी गुड। सुना कहाँ से? हैंड आउट। सुना कहाँ से? ईयर से। इंफॉर्मेशन ईयर से कहाँ गई? फिर ब्रेन ने किसको इंस्ट्रक्ट किया? हाथ। तो जो हाथ है क्या वो ब्रेन पे डिपेंडेंट नहीं है? बिल्कुल डिपेंडेंट है। मानो कि ब्रेन इंस्ट्रक्शन दे रहा है हाथ उठाओ, लेकिन हाथ नहीं उठा रहा। जैसे मेरे ब्रेन ने इंस्ट्रक्शन दी कि कूद के ना छत पे टच कर दो, लेकिन क्या मेरे मसल्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है? नहीं, मैं यहाँ से इतना ऊपर थोड़ी ना जंप कर जाऊंगा। तो मैंने कहा कि जो हमारी बॉडी में फंक्शंस है ना, दे आर इंटरडिपेंडेंट। कैसे हैं? इंटरडिपेंडेंट, कि एक पार्ट का फंक्शन दूसरे पर डिपेंड करता है। अगर मुझे भागकर एक बॉल को कैच पकड़ना है तो पहले पैरों पर डिपेंड करेगा कि पैर भागकर वहां तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे। फिर किस पर डिपेंड करेगा? हाथों पे। लेकिन किस पर डिपेंड करेगा? आंखों पे, कि आंखें देखे भी तो कि बॉल वहीं आ रही है नहीं आ रही। आंखें देख रही हैं लेकिन पैर चल नहीं रहे, ऐसे दिख रहा है बॉल यहाँ जा रही है बाउंड्री के पार। क्या इंडिपेंडेंट है कोई? नहीं, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। लेकिन जब एक ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर होगा, यानी एक ही सेल होगा, जब वो एक ही सेल है तो एक ही सेल सारे फंक्शन परफॉर्म करेगा। क्या वो किसी पर डिपेंड होगा? नहीं। तो इन्होंने क्या कहा? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म ऑल बॉडी फंक्शन इंडिपेंडेंटली, यानी जो सारे के सारे फंक्शन खुद ही परफॉर्म करता है, उन्हें क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन हमारी बॉडी में हम यूनिसेलुलर है मल्टी सेलुलर है? मल्टी सेलुलर। उन्होंने कहा मल्टी सेलुलर क्या होते हैं? मैनी सेल्स ग्रुप टुगेदर। जब बहुत सारे सेल्स का क्या बन जाए? ग्रुप बन जाए, टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन द बॉडी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका एक एग्जांपल क्या है? मैनी पार्ट्स ऑफ अ सेल। कह रहे कि एक सेल के ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। बेशक सेल इतना छोटा है कि नेकड़ा इसे दिखाई भी नहीं दे रहा, लेकिन सेल के बहुत सारे पार्ट्स होंगे। अभी हम उन बहुत सारे पार्ट्स में से 3 मेन पार्ट पर फोकस करेंगे, जो बाकी बच जाएंगे उनके बारे में भी इसी चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन लेटर ऑन। वो 3 मेन पार्ट क्या है? मैंने कहा बच्चों ये एक सेल है, मैं बार बार ना सेल के बीच में एक ऐसे छोटा सा डार्क डॉट बना,
इस डॉट को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। मान लो टीचर क्लास में नहीं है, एक बच्चा होता है जब टीचर क्लास में नहीं होता तो बुक निकाल के पढ़ रहा होता है, और दूसरा बच्चा होता है एक शैतान बच्चा, जो जैसे ही उसने देखा टीचर क्लास में नहीं है पंखे में लटक गया, फिर पंखा घूम रहा है, वो साथ साथ घूम रहा है उसके। ठीक है, तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये कौन दे रहा है उसे? उसका ब्रेन। एक बच्चे के ब्रेन ने बोला भाई पढ़ाई जरूरी है, पढ़ लेते हैं, और दूसरे के ब्रेन ने बोला पढ़ाई छोड़ो, पंखे पे लटकना, स्विच तोड़ना ये ज़्यादा जरूरी है। ये जैसे थोड़े समय में हमें दिखेगा कि सूरज यहाँ बैठे होंगे और सूरज इस पे अपना नाम लिख रहे होंगे, एक छाप छोड़ के जाऊंगा मैं क्लास के अंदर। तो ये जो कैरेक्टर है, ये जो शैतानी है, ये कहाँ से आ रही है? दिमाग से आ रही है, यानी ब्रेन सारे फंक्शन कंट्रोल करता है। ऐसे ही सेल के सारे फंक्शन कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस इज नोन एज ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को क्या बोला जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल। बच्चों न्यूक्लियस के आसपास, न्यूक्लियस के आसपास इस पूरे रीजन में ना, इस पूरे रीजन में एक जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। उस जेली लाइक सब्सटेंस को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और कुछ छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स भी होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में छोटे छोटे ऑर्गन है, हैंड, लेग, आईज, ईयर, नोज, ऐसे ही सेल के भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सेल ऑर्गेनल, जो मैंने ग्रीन कलर से बनाए। अब एक बात बताओ कि एक समय के लिए इमेजिन करो, एक टाइम के लिए इमेजिन करो कि क्या हुआ, ये बाहर की कवरिंग नहीं है, बाहर की कवरिंग नहीं है, अब क्या होगा? बिल्कुल, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, कोई मतलब ये इधर उधर स्प्रेड हो जाएंगे। जैसे एक बार इमेजिन करके देखो, आप जब इस रूम में आ रहे हो तो आपको यहाँ पे ना चेयर्स ऐसे बिल्कुल मिल रही है कि इस रूम के अंदर है, लेकिन अब क्या हुआ, ये ना वॉल्स मैंने गायब कर दी, यहाँ से दीवारें गायब। अब कल जब आप आओगे क्या आपको चेयर्स ऐसी मिलेंगी? नहीं, हो सकता है एक चेयर उधर चली जाए, एक चेयर उधर चली जाए। ये मानो अभी आप बैठ के पढ़ रहे हो, यहाँ पे साइड वाली क्लास में ना 12th के बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, कोई वॉल्स नहीं है, तो क्या हुआ भाई, एक 12th वाले बच्चे को लगा अरे यार यहाँ तो बढ़िया बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, मैं यहाँ पढ़ लेता हूँ। फिर सूरज को लगा नहीं भाई, मैं अभी 9th क्लास के लायक थोड़ा ना, मैं तो 11th 12th के लायक हूँ, तो मैं वहाँ जाके पढ़ूंगा। तो क्या ये जो चीज़ें हैं ये इस तरीके से मैनेज हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी, ये मैनेज नहीं हो पाएंगी। तो इसी तरीके से एक सेल के अंदर भी एक आउटर मोस्ट क्या होती है? लेयर होती है, जो सेल के अंदर के कंटेंट को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से क्या करके रखती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। तुम्हारे घर में जब बारिश पड़ती है तो क्या करते हो? घर में घुस जाते हो। आंधी तूफान आती है तो क्या करते हो? घर में घुस जाते हो। ज़्यादा देर धूप आती है तो क्या करते हो? घर में घुस जाते हो। तो घर क्या कर रहा है? तुम्हें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचा रहा है। ऐसे ही जो ये मेम्ब्रेन है, बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जिसका नाम क्या है? सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? सेल मेम्ब्रेन तुम्हें बाहर के एनवायरनमेंट से, हमारे सेल को बाहर के एनवायरनमेंट से बचा रही है। इट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल environment. From the external environment, it separates the content of the cell. Now, these are the three main parts of the cell about which we are going to learn in the beginning. Later in the chapter, we will be discussing about the small cell organelles. There are 6 cell organelles basically, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे. But right now, our main focus is on the 3 things, and the 3 things are cytoplasm, nucleus, and cell membrane. So let us begin about that. So they say main parts of the cell, although everything is main, every part is main, but they are थोड़े से important role play कर रहे हैं, तो इसलिए इन्हें main parts कह देते हैं. A cell is made up of smaller components. एक सेल छोटे छोटे कंपोनेंट से मिलकर बना है, called cell organelle. उन छोटे छोटे कंपोनेंट को क्या कहा जाता है? Cell organelle. The main part includes cell membrane, cytoplasm and न्यूक्लियस. मेन पार्ट क्या है? सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस. अच्छा, मैंने कहा सर देखो सर, एक फ़ोन वैसा भी आता है
जिसमें बटन होते हैं, हम उससे भी फोटो खींचते हैं। और ये फ़ोन सैमसंग का आता है जो ऐसे बढ़िया 100x तक जूम करता है। दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? तो सर माइक्रोस्कोप क्या सारे एक जैसे होते हैं? मैंने कहा नहीं, माइक्रोस्कोप दो टाइप के होते हैं। एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। एक ज़्यादा बेहतर होगा, एक कम बेहतर होगा। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेटर होता है एज कम्पेयर टू द कंपाउंड। कंपाउंड मतलब जो स्टार्टिंग में थे, यानी जो जूम करते थे ज़्यादा जूम नहीं कर पाते, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ज़्यादा जूम कर पाते हैं। तो जो आप लोगों के स्कूल्स में है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स, मोस्टली स्कूल्स में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं जिनकी जूमिंग कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी धीरे धीरे जब आपको लैब में लेकर जाएंगे। अभी तक देखा है किसी ने माइक्रोस्कोप में कुछ दिखाया है? किसी के स्कूल में दिखाया? क्या दिखाया था? अमीबा दिखाया था। तो अभी आप लोग को भी दिखा देंगे कुछ समय में, मुझे लगता है ज़रूर दिखाया जाएगा। तो लेट अस डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन। अगर किसी को यहाँ तक में कुछ भी डाउट लग रहा है, किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है, तो प्लीज़ पूछिए। इस वजह से ब्लैक एंड व्हाइट है। कलर तुम्हें यहाँ दिखाई दूंगा मैं। यस, सो सर व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन? हेलो यार, मैं क्लास में हूँ एक्चुअली। पहले ना जब पहली बार कॉल आया था तो मैं बाइक चला रहा था और फोन मेरा था मेरे पास। यस, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल मेम्ब्रेन। किसी के मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है क्या? अब हम थोड़ा तसल्ली से पढ़ेंगे, क्योंकि जो अभी तक हमने रिवाइज करा वो पिछली क्लास का था सारा। अब हम आगे पढ़ेंगे तो आराम आराम से पढ़ेंगे। नाउ सर, व्हाट इज अ सेल मेम्ब्रेन? सर दिस इज अ सेल। ये छोटे छोटे सेल ऑर्गेनल्स है। तो सर ये आउटर मोस्ट लेयर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। क्या सर इसका कोई दूसरा नाम भी होता है? मैंने कहा यस, इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहला सवाल हमारे मन में ये आता है कि whenever we are studying about anything, तो सर ये किन चीज़ों से मिलकर बनी है? तो मैंने कहा याद रखिए, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन एंड लिपिड्स। सर प्रोटीन वर्ड तो हमने पहले भी सुना। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिपिड्स? आप याद रखेंगे, लिपिड्स आर बेसिकली फैट मॉलिक्यूल्स। लिपिड्स क्या होते हैं? फैट मॉलिक्यूल्स। लेकिन आप फैट नहीं लिख कर आएंगे एग्जाम में, आप क्या लिख कर आएंगे? प्रोटीन एंड लिपिड्स। ये बात याद रखेंगे। द सेल, ये इंपॉर्टेंट बात है, द सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। नाउ सर व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, कि ये क्या काम करती है? तो मैंने कहा कि अब मानो जरा कि कोई एक सब्सटेंस है ए, ये सब्सटेंस क्या करना चाहता है? ये सेल के अंदर एंटर करना चाहता है। ये कोई एक सब्सटेंस है बी,
ये क्या करना चाहता है, सेल के बाहर एग्जिट करना चाहता है, सेल से बाहर निकलना चाहता है। तो जब ये सेल के पास आएगा तो सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, ये सिलेक्ट करेगी कि जो ये सब्सटेंस अंदर आने की कोशिश कर रहा है, ये जो ये सब्सटेंस बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, इसको परमिट देना है या फिर नहीं देना है, इसको परमिट देना है या फिर नहीं देना है। इट इज़ वेरी सिमिलर टू द गेट ऑफ योर होम। अब गेट पे कोई भी इंसान आएगा, आपने अंदर से लॉक कर रखा है, सो यू विल सी कि क्या उस पर्सन के अंदर रिक्वायरमेंट है। मैंने कहा वो एक बंदूक या टेररिस्ट है, क्या अंदर आने दोगे? नहीं, आप परमिट नहीं दोगे। मैंने कहा नहीं वो आपके फादर हैं, क्या परमिट दोगे? यस परमिट दोगे। तो ये सेम काम सेल मेम्ब्रेन करती है, ये सिलेक्ट करती है कि किसी भी सब्सटेंस को परमिट देना है या नहीं देना, टू मूव इन द सेल और टू मूव आउट ऑफ द सेल। इस वजह से हम सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, बिकॉज इट सिलेक्ट्स which substance will enter और exit the cell। कि ये सिलेक्ट करता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल में एंटर करेगा और कौन सा सब्सटेंस सेल से एग्जिट करेगा। इस वजह से इसे क्या बुलाया जाता है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। पढ़े जरा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। देखो सेल मेम्ब्रेन ब्रैकेट में लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि इसे किस नाम से बुलाया जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कह रहा है? इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ये वो आउटर मोस्ट कवरिंग है जो सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करके रखती है? प्रोटेक्ट करके रखती है। कंपोजिशन मतलब किन चीजों से मिलकर बना है। तो हमने कहा द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स। किससे मिलकर बना? प्रोटीन एंड लिपिड्स। नेक्स्ट इज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, दैट व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आप कहोगे इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बिकॉज it selects the substance entering and exiting the cell। कि ये सिलेक्ट करता है कि कौन सा सब्सटेंस सेल में एंटर करेगा और कौन सा सब्सटेंस सेल से एग्जिट करेगा। जैसे मानो अब जो ये A सब्सटेंस था ये कोई फूड पार्टिकल था और जो B सब्सटेंस था ये कुछ वेस्ट था, क्या अब ये अलाउ करेगा इन दोनों को? यस। सेल क्या चाहता है? फूड अंदर आए और सेल क्या चाहता है? वेस्ट बाहर जाए। तो ये दोनों चीज़ों को अलाउ कर देगा, सिलेक्ट कर देगा, परमिट दे देगा। तो यही कहा इट सिलेक्ट्स द सब्सटेंस, इट सिलेक्ट द सब्सटेंसेस एंटरिंग एंड एग्जिटिंग द सेल एंड ब्लॉक द मटेरियल दैट आर नॉट रिक्वायर्ड। कि जिन मटेरियल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं उन्हें क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। ये बात सबको क्लियर है? तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। मुझे बताओ अगर यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत लग रही है तो पूछ सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है? ठीक है, याद रखना मैं भी कुछ को सवाल पूछने वाला हूँ आपसे अभी थोड़ी देर में, तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो नेक्स्ट हेडिंग है सेलुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस। सेलुलर ट्रांसपोर्ट प्रोसेस मतलब ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट्स योर नेम? अनमोल। यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट? आना जाना। ठीक है। और सेलुलर मतलब एक सेल में आना जाना और प्रोसेस। यानी जब हम बात कर रहे हैं कि सर ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, अच्छा वेरी ऑब्वियस बच्चों, ये अगर किसी चीज़ को अलाउ कर रही है तो सेल मेम्ब्रेन हार्ड और रिजिड होगी, हार्ड एंड रिजिड होगी या फिर फ्लेक्सिबल होगी। क्या लगता है? क्या लगता है? सेल मेम्ब्रेन हार्ड और रिजिड है, फ्लेक्सिबल है? बताओ बताओ। सर फ्लेक्सिबल होगी। सर हार्ड होती तो अंदर आती, ये दीवारें हार्ड हैं, इनमें से क्या कोई फुटबॉल अंदर आ सकती है कभी भी? चाहे मैं परमिट दे रहा हूँ, मैं बोल दूँ जा फुटबॉल अंदर चली जा और मारो, चली जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये कैसी होती है? फ्लेक्सिबल, हार्ड और रिजिड नहीं होती। तो मैं कह रहा हूँ जो सेल में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो किसी सब्सटेंस का हो रहा हो, चाहे वो गैसेस का हो रहा हो, ये किस तरीके से होता है उन प्रोसेसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड इट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक।
ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बहुत ध्यान से समझना इस क्वेश्चन। मैंने कहा कि बच्चों ये मेरे पास एक सेटअप है, एक कंटेनर है, क्या नाम है आपका? पार्थ। ओके पार्थ, पार्थ ये कंटेनर है मेरे पास और इसकी शेप कुछ ऐसी है, बीच में से नीचे से ऐसे ओपन है। और मैंने क्या किया, मैंने इस कंटेनर में ना पानी भर दिया कुछ इस तरह से। ये साइड को ए नाम दिया, ये साइड को बी नाम दिया। आपको वाटर लेवल दिख रहा है दोनों तरफ? बराबर है दोनों तरफ वाटर लेवल? कौन सी तरफ आई है? ठीक है। अब मैंने नीचे से ऐसे ओपन है, अब मैंने थोड़ी देर के लिए ना इस सेटअप को छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद क्या होगा, मतलब पहले बताओ वाटर कहाँ से कहाँ जाएगा? ए टू बी। किसी का कुछ अलग ओपिनियन है तो बताओ, कब तक जाएगा? जब तक दोनों तरफ सर इक्वल। सर जैसे ही दोनों तरफ इक्वल हो गया तब ये जाना छूट जाएगा। क्यों सर? सर द रीजन इज दैट एवरीथिंग मूव फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। हर चीज कहाँ से कहाँ जाती है? हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाती है। तो इसी तरीके से मैंने कहा भी हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन क्या क्या हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है ये गैसेस हो। क्या हो? गैसेस हो। मैंने कहा नहीं सर, गैसेस नहीं होगी तो कुछ और सब्सटेंस हो सकता है, जैसे कि हो सकता है वाटर हो। क्या हो? वाटर हो। तो हम इसी तरीके से टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द नेम ऑफ द टॉपिक इज डिफ्यूजन। क्या नाम है? डिफ्यूजन। क्या कह रहे हैं? द मूवमेंट ऑफ गैसेस। अच्छा, आप गैसेस भी लिख सकते हो या आप लिख सकते हो और सब्सटेंसेस। मूवमेंट ऑफ गैसेस और सब्सटेंसेस। तो मैंने कहा द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन थ्रू SPM। सर व्हाट इज SPM? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, मानो जरा अब एक सिचुएशन इमेजिन करो, ये सेल है और सेल के बाहर ना बहुत सारी ऑक्सीजन गैस है, बहुत सारी ऑक्सीजन गैस है, सेल में कम है। यहाँ पे कंसेंट्रेशन कैसी हो गई? सर यहाँ कंसेंट्रेशन हो गई हाई। और बच्चों यहाँ कंसेंट्रेशन कैसी हो गई? सर यहाँ कंसेंट्रेशन हो गई लो। एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन। तो हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में मूव कर रही है। तो ऐसी मूवमेंट को हम क्या, इस प्रोसेस को क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन। क्या नाम देते हैं? डिफ्यूजन। जब किस चीज का मूवमेंट हो रहा है? गैसेस का। किसका मूवमेंट हो रहा है? गैसेस का। अच्छा सर गैसेस की जगह वाटर का होता तो उसको हम क्या नाम दे देते? ऑस्मोसिस। क्या नाम दे देते? ऑस्मोसिस। समझ गए बात? 2 मिनट लेंगे, 2 मिनट लेंगे और ये जो पूरा टॉपिक है ना, ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। फिर आकर एक सवाल पूछूंगा मैं आपसे।
एनी डाउट? तो सर यही तो लिखा है सर, द मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, की गैसेस का मूवमेंट हो रहा है। अच्छा, जरूरी है कि सिर्फ सेल के अंदर ही होगा? नहीं सर, सेल के बाहर भी तो हो सकता है। तो मैंने कहा था मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन थ्रू सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ऐसी अगर गैसेस की जगह क्या हो, मूवमेंट ऑफ वाटर, तो उसको क्या नाम दिया जाता है? ऑस्मोसिस। कह रहे लिविंग रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब एक प्लांट को मतलब क्या किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? तो मैंने कहा ओनली लिविंग सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑस्मोसिस। मेरे को सर इसको पढ़ के ना मेरे को डाउट आया, भाई सर जो डेड हो गया वो तो सर डेड हो गया ना, फिर यहाँ पे लिविंग सेल को लिखा है। बच्चों ऐसा नहीं है, प्लांट्स के अंदर बहुत सारे सेल्स ऐसे होते हैं जो डेड हैं, तब भी वो एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो प्लांट जो हार्ड और रिजिड है वो एक सेल की पर्टिकुलर सेल की वजह से होता है, वो सेल डेड होते हैं। लेकिन क्या उनका हार्ड और रिजिड होना उनके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? इंपॉर्टेंट है। तो जरूरी नहीं है कि सारे सेल लिविंग हो, लेकिन इन्होंने क्या कहा, अभी आप छोड़ोगे वो तो आगे धीरे धीरे, इन्होंने कहा जो सिर्फ जो लिविंग सेल है ना, सिर्फ वही ऑस्मोसिस परफॉर्म कर पाएंगे, डेड सेल ऑस्मोसिस परफॉर्म नहीं। ये बाकी बातें हमें पता थी ऑलरेडी, यहाँ तक हम एंड करेंगे और अगली क्लास का मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताऊंगा क्या पढ़ने वाले हम। प्लांट हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? सर हमने हाइड्रेशन नहीं सुना, डिहाइड्रेशन सुना है? क्या होता है डिहाइड्रेशन? पानी की कमी होना। डी हटा दो, अब क्या बन गया? हाइड्रेशन, यानी पानी मिलना, पानी मिलना। तो मैंने कहा प्लांट को कैसे पानी मिलता है, तो प्लांट टेक अप वाटर फ्रॉम, मतलब प्लांट टेक अप वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कौन करता होगा ऑस्मोसिस का प्रोसेस? लीव्स। बताओ, लीव्स करते हैं ऑस्मोसिस? रूट्स। कौन करते हैं? रूट्स। प्लांट्स रूट्स में ऑस्मोसिस करता है, यानी सॉइल में आसपास पानी ज्यादा है और रूट्स में पानी कम, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लेगा और ऊपर भेज देगा प्लांट के पास। नेक्स्ट इज एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के बारे में सुना आपने? बच्चों बहुत खराब पढ़ कर आए हो तुम लोग, आपको 8th क्लास में पढ़ाया जाता है एंडोसाइटोसिस। अमीबा अपना खाना कौन से प्रोसेस से ऑब्टेन करता है? मुझे पक्का पता है, पढ़ाया जाता है एंडोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस। ये लिखते रहना अपने नोट्स में एक्स्ट्रा, फैगोसाइटोसिस। चाहे एंडोसाइटोसिस कह दो या फैगोसाइटोसिस कह दो, ये क्या है? द प्रोसेस बाय विच अमीबा ऑब्टेन देयर फूड। कि अमीबा जिस प्रोसेस से अपना फूड ऑब्टेन करता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एंडोसाइटोसिस। बच्चों एंडो, एंडो का मतलब है एंटर, क्या मतलब है? एंटर, तो ये फूड ले रहा है। एक्सो का मतलब क्या होगा? एग्जिट, क्या मतलब होगा? एग्जिट। अभी 9 चल रही है। एग्जिट, द प्रोसेस बाय विच अमीबा एक्सक्रीट वेस्ट। वो प्रोसेस जिसमें अमीबा वेस्ट को क्या करता है? बाहर निकालता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सोसाइटोसिस। अगली क्लास का ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक वाला, ये आपका अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जब आप आएंगे परसों क्लास के लिए तो बहुत अच्छे से पहले का प्रिपेयर कर कर आएंगे। अब नोट सबके पास है, यहाँ तक घर जाके पढ़ो। जो नहीं समझ में आ रहा उसे अंडरलाइन कर लो कि मैं जाके ट्यूशन में सर से पूछूंगी और अगली क्लास में आकर मेरे से पूछ। यहाँ तक अगर किसी को कुछ मुश्किल लग रहा है, कोई चाहता है कोई टॉपिक ऐसा हो जो मैं दोबारा पढ़ा दूँ, तो बिल्कुल बता सकते। और थोड़ा सा बोलना स्टार्ट करो, पूछना स्टार्ट करो, ठीक है? थोड़ा सा यूज टू हो जाओ। अब तुम्हें